हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो हमने लास्ट वीडियो में टीपीए के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए थे एमसीक्यू बेस्ड। आज हम उसी फर्दरेंस पे कंटिन्यू करने वाले हैं आगे के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और हम 51 ऑनवर्ड आज देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। यहाँ पे 51st क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो है रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल टू दी एंड ऑप्शंस गिवन है प्रॉपर्टी परचेज बाय अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और अ कॉर्पोरेशन। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेस। थर्ड ऑप्शन है पर्सनल एग्रीमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नॉट एप्लीकेबल पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन दिया है रूल अगेंस्ट परपेचुटी विल not be applicable when options है by the transfer of property contingent interest has been created, the property has been transferred in public interest, third option है generation to generation interest has been created in the property, and fourth option है the transfer of property has been made effective beyond the necessity of the last transferee who was not in existence on the date of transfer। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी विल नॉट बी एप्लीकेबल, और रूल अगेंस्ट परपेचुटी कहाँ पे दिया है, ये आपके सेक्शन 14 में दिया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ये द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, इस पे जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल इन दी फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट ऑप्शन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है लीज डीड ग्रांटेड विद द कंडीशन ऑफ रिन्यूअल, थर्ड ऑप्शन है पर्सनल एग्रीमेंट्स, और फोर्थ ऑप्शन है ऑन एन इंटरेस्ट विच हैज बीन क्रिएटेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल टू अ चार्ज। सेकेंड है द मीनिंग ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज दैट एनी अपॉर्चुनिटी मे नॉट बी टाइड और हेल्ड अप फॉर एवर और परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम। थर्ड ऑप्शन है रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल इन द केसेस रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, and fourth option है all of these. So the correct option is fourth, that is all of these. Next question है 55, amongst the following which statement is true। तो ये सारे ही ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ने होंगे, इलस्ट्रेशन बेस्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। पहला है A makes the contract that B and all family members of his race will be appointed priest of the temple generation by generation. This perpetuity is lawful. नेक्स्ट है बी, अ जमींदार मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए दैट बी एंड हिज सक्सेसर विल पे मेंटेनेंस अलाउंस टू ए एंड हिज सक्सेसर एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ, दिस परपेचुटी इज लॉफुल। थर्ड ऑप्शन है इफ ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन is created for the benefit of the class of person with regard to some of whom such interest fails by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, such interest fails in regard to those person only and not in regard to whole of the class। and last option है fourth। ठीक है, all of these, तो ये करेक्ट होगा all of these। एक बार आप सेक्शन 13, 14 और 15 तीनों को रीड कर लीजिएगा, ये तीनों से ही मिला के यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, in what section of the TPA direction for accumulation has been dealt with। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। ठीक है, सेक्शन 17 जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द अफोर्सेड एक्ट रिगार्डिंग डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम ऑफ एनी प्रॉपर्टी द पीरियड इज, ऑप्शन है 18 ईयर्स, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। तो करेक्ट, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज 18 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऑप्शन है टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स, टू मेक प्रोविजंस ऑफ पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन, टू मेक प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा फोर्थ। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, और ये एक्सेप्शन है सेक्शन 17 का, तो इसको ध्यान रखिएगा, एक बार बेयर एक्ट में भी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है
In which section of the Transfer of Property Act it has been provided that the restrictions in section 14, 16 and 17 shall not apply in cases of transfer of property for the benefit of the public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other objects beneficial to the mankind. तो यहाँ पे सेक्शन 16, 17, 18 एंड आगे 19 दिया है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड होगा, दैट इज सेक्शन 18। और सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 बात करता है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। सेक्शन 17 बात करता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। सेक्शन 18 में ये जो टॉपिक हमने देखा, ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। और सेक्शन 19 बात करता है वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है, इन व्हाट सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड। तो अभी हमने देखा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेक्शन 19। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन ट्रांसफर ऑफ परपेचुइटी इन फेवर ऑफ अ पर्सन हिज इंटरेस्ट विल बी वेस्टेड इंटरेस्ट इफ टाइम हैज बीन फिक्स्ड इन इट without specifying the time when it is to take effect. It is to take effect forthwith or on the happening of an event which must happen. And fourth है all of these. तो 61st का ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, all of these। आगे दिया है, where on a transfer of property and interest therein is created for the benefit of an unborn person not then living unborn he acquires vested interest। कब अक्वायर करता है, ये सेक्शन 13 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है और सेक्शन 20 के रिस्पेक्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, दैट इज अपॉन हिज बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड टू ए थ्रू आउट लाइफ, देन टू बी थ्रू आउट लाइफ एंड देयर आफ्टर टू सी, हु विल एक्वायर द वेस्टेड इंटरेस्ट। ऑप्शन है ए बोथ ए एंड बी बोथ बी एंड सी, फिफ्थ है सी। तो यहाँ पे फिफ्थ आंसर सही होगा सी, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में आप सेक्शन 19 को एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, और इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन सच पर्सन देयरबाय एक्वायर्स अ। ऑप्शंस है वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिजेंट इंटरेस्ट, अनसर्टेन इंटरेस्ट एंड फोर्थ है बोथ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, दैट इज कंटिजेंट इंटरेस्ट। और इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में ही कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में दिया है। नेक्स्ट, इन विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंटिजेंट इंटरेस्ट हैज बीन इंश्राइंड। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, सेक्शन 21। नेक्स्ट है, अमंगस्ट द following which statement is true। पहला है contingent interest takes effect only on the happening of a specified uncertain event। second option है invested interest such event is inevitable, example death। in contingent interest on the happening of basic uncertain event it becomes vested interest। fourth है in case of vested interest on receiving the property by the transferee such interest is acquired। and fifth option है all of these। तो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन जो होगा वो वापस से आप एक बार रीड कर लीजिएगा सारे ही स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे पांचों ऑप्शन जो है वो सही हैं, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमंग्स द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला है वेस्टेड इंटरेस्ट कैन बी अटैच्ड वेयर एज कंटिजेंट इंटरेस्ट कैन नॉट बी अटैच्ड। सेकंड है वेस्टेड इंटरेस्ट इज हेरिडेटरी वेयर एज कंटिजेंट इंटरेस्ट इज नॉट हेरिडेटरी। थर्ड ऑप्शन है वेस्टेड इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड वेयर एज कंटिजेंट इंटरेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये सारे ही स्टेटमेंट जितने भी दिए हुए हैं वो सब करेक्ट हैं। जब आप सेक्शन 19 की और 21 की ज्वाइंट स्टडी करेंगे तो आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन व्हाट सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंडीशनल ट्रांसफर हैज बीन डेल्ट। और नेक्स्ट दिया है अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट the interest created on a transfer of property fails if it is immoral or opposed to public policy। So the correct option is option 1, section 25, ठीक है। 25 में ही given है। उसके बाद आता है कि 26, 27, 28 में क्या given है। तो 26 बात करता है fulfillment of condition precedent। 27 में दिया है conditional transfer to one person coupled with transfer to another on failure of prior disposition।
और 28 बात करता है अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। तो सारे ऑप्शंस आप याद रखिए कि हो सकता है कि कहीं से भी पूछा जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट पे, इन व्हाट सेक्शन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट हैज बीन डिफाइंड। तो अभी हमने रीड किया था सेक्शन जो सेक्शन 26 है, ऑप्शन 1 वो हमारा करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट पे, इन विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट हैज बीन प्रोवाइडेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 सेक्शन 29। और भी ऑप्शन जो दिए हैं उनको भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो 26 जो है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 27 में गिवन है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन coupled with the transfer to another person, failure of prior disposition। और 29 हमने देख लिया फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट है। और 31 बात करता है कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेट्स अ फार्म टू बी ऑन कंडीशन दैट he shall walk 100 miles in an hour, the lease is। और सेकेंड कंडीशन दी है A gives rupees 500 to B on a condition that he shall marry A's daughter C at the date of the transfer C was dead, the transfer is। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा, void। और आप ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 25 का इलस्ट्रेशन A और B जो है ये दोनों यहाँ पे गिवन है, तो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, A transfers rupees 500 to B on a condition that she shall murder C, the transfer is। और नेक्स्ट दिया है A transfer 500 rupees to his niece C if she will desert her husband, the transfer is। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे भी करेक्ट हो, ये कंडीशन जो है वो वॉइड है। और यहाँ पे सेक्शन 25 का जो C और D वाला इलस्ट्रेशन है ये यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A transfers rupees 5,000 to B on a condition that he shall marry with the consent of C, D and E. E dies, B marries with the consent of C and D। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, B is deemed to have fulfilled the condition। और ये आप ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 26 का जो इलस्ट्रेशन A है उसमें ये इलस्ट्रेशन गिवन है, वहीं से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A transfer rupees 5,000 to B on a condition that he shall marry with the consent of C, D and E। B marries without the consent of C, D and E but obtains their consent after the marriage। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, B has not fulfilled the condition। और यहाँ पे इलस्ट्रेशन कौन सा होगा, तो सेक्शन 26 का ही इलस्ट्रेशन B जो है वो यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट दिया है, A transfers rupees 500 to B to be paid to him on his attaining his majority or marrying with the proviso that if B dies as a minor or marries without C's consent, the rupees 500 shall go to D। B marries when only 17 years of age without C's consent, the transfer to D। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा, टेक्स इफेक्ट। और इसके रिस्पेक्ट में आप ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 29 का जो इलस्ट्रेशन है वो यहाँ पे लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्रॉम विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इट बिकम्स क्लियर दैट लॉ इज इन फेवर ऑफ मेकिंग द इंटरेस्ट टू बी वेस्टेड इंटरेस्ट एंड इज अगेंस्ट मेकिंग ऑफ द इंटरेस्ट टू बी इनफ्रक्चुअस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा, सेक्शन 27 एंड 28। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसफर मे बी मेड ओरली। पहला ऑप्शन है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हुज प्राइस इज मोर देन 100 रुपीज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ लीज, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ओरली भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा, रिलिंक्विशमेंट ऑफ लीज। और इसके रिस्पेक्ट में आप सेक्शन 9 को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are two brothers who make partition of their property, wherein it is agreed that if any of these two brothers wants to sell his property wholly or partly, he will not sell it to a person who is quite a stranger for their family. This condition is। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, लॉफुल होगा। और इसके रिस्पेक्ट में आप पढ़ लीजिएगा सेक्शन 25। ठीक है, नेक्स्ट है, according to section 30 of the transfer of property act, if the ulterior disposition is not valid, the prior disposition is।
तो हमें इसका आंसर यहीं पे मिल गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट अफेक्टेड बाई इट। और 79 के रिस्पेक्ट में आप सेक्शन 30 को रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, when a person professes to transfer property which he has no right to transfer and as part of the same transaction confers any benefit on the owner of property, such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it. Which principle will be applied? So the correct answer is principle of election। और ये कहाँ पे गिवन है, ये दिया है सेक्शन 35 में, तो ये पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, In which section of the Transfer of Property Act the principle of election has been enshrined? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेक्शन 35। अगला क्वेश्चन है, Under which section of the Transfer of Property Act principle of apportionment has been dealt with? ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, सेक्शन 36 एंड 37 में प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्शनमेंट के बारे में गिवन है। नेक्स्ट पे आते हैं, A transfers rupees 500 to B on a condition that he shall execute a certain lease within the 3 months from A's death, and if he should neglect to do so to C, B dies in A's lifetime. The disposition in favor of C, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा, टेक्स इफेक्ट। ठीक है, वो इफेक्ट में आएगा। और इसके रिस्पेक्ट में आप सेक्शन 27 का इलस्ट्रेशन ए जो है उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A transfers property to his wife, but in case she should die in his lifetime, transfer to B that which he had transferred to her. A and his wife perish together under circumstances which make it impossible to prove she died before him. The disposition in favor of B. ऑप्शन यहाँ पे होगा सेकेंड, डज नॉट टेक इफेक्ट। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आपको रीड करना है सेक्शन 27 का इलस्ट्रेशन बी जो है उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे रीजनिंग और लॉजिक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं 85th क्वेश्चन पे, द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी वर्थ ₹800। ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट प्रोफेसेस टू ट्रांसफर इट टू बी, गिविंग बाय सेम इंस्ट्रूमेंट ₹1000 टू सी। सी इलेक्ट्स टू रिटेन फार्म। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ही फॉरफिट्स द गिफ्ट ऑफ ₹1000। और इसके रिस्पेक्ट में आप पढ़ सकते हैं, ये इलस्ट्रेशन है सेक्शन 35 दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का। ठीक है, तो उसका इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे तो वहां पे एग्जैक्ट यही चीज दी हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी वर्थ ₹800। ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट प्रोफेसेस टू ट्रांसफर it to B, giving by same instrument ₹1000 to C. A dies before the election. यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, B is entitled to get ₹800 from legal representative of A। और ये भी आपका सेक्शन 35 के ही इलस्ट्रेशन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A let his house to C on rent at the ₹1000 per month, whose rent was payable on the last date of each month, but on the 15th April A sell his house to B on 30th April, to whom how much rent will be paid by C? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ, दैट इज ₹500 टू A एंड ₹500 टू B। और इसके रिस्पेक्ट में आपको रीड करना है सेक्शन 36। ठीक है, 36 का ही इलस्ट्रेशन दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नथिंग विल बी अप्लाइड टू लीजेस फॉर डैश पर्पसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पहला। ठीक है, एग्रीकल्चरल पे नहीं हो, एग्रीकल्चरल को सेव किया गया। नेक्स्ट, इन विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर बाय ऑस्टेंशियल ओनर हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 दैट इज सेक्शन 41। अब आते हैं अदर जो ऑप्शंस दिए हैं, तो सेक्शन 40 बात करता है बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड और ऑफ ऑब्लिगेशन एनेक्स टू ओनरशिप बट नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट और ईजमेंट। सेक्शन 41 ऑस्टेंशियल ओनर के बारे में डील करता है। सेक्शन 42 जो है ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर। और 43 बात करता है ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ट्रांसफर बाय ऑस्टेंशियल ओनर व्हाट इज एसेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बेसिकली बारे में पूछ रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो हमें सेक्शन 41 को पढ़ना है। और क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, द ट्रांसफरर ऑफ द प्रॉपर्टी इज एन ऑस्टेंशियल ओनर, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज विद कंसिडरेशन एंड द कंसिडरेशन मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। थर्ड ऑप्शन है
The transfer shall not be voidable on the ground that the transferor was not authorized to do so. And fourth option है the transferee after taking reasonable care to ascertain that transferor had power to make the transfer has acted in good faith. So the correct option is option 5. ठीक है, all of these जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो ऑस्टेंसिबल ओनर के रिस्पेक्ट में करेक्ट है और उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पे सेक्शन 91. सेक्शन 91 question number 91. Section 51 of the aforesaid act relates to improvement made by bona fide holders. A, believing in good faith that he is absolutely entitled to certain agricultural land. He ploughs and cultivates that land, but the land is of B. At the time of getting the land evicted by B, there is standing crop. ऑप्शंस को सारे ही एक बार आप रीड कर लीजिएगा. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड. ए इज एंटाइटल्ड टू गेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द क्रॉप or without keeping in view the value of crop. A is entitled to purchase the interest in his land of B at the then market value. तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा. और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 51 आप एक बार रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 52 ऑफ दिस एक्ट इन द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस. ऑप्शन दिए हैं अ सूट और प्रोसीडिंग इज पेंडिंग इन द कोर्ट. अदर ऑप्शन है in this suit or proceeding the right of immovable property is directly and specifically in question. Third option है in it there shall be no transfer of property until its final decision. And fifth है all of these. तो 92 का करेक्ट ऑप्शन होगा all of these. सेक्शन 52 जब पढ़ेंगे तो ये सारे ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be, ठीक है, डैश है it being a fraudulent transfer. So the correct option is to voidable. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा सेक्शन, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सेक्शन 53. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अंडर सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हैज बीन इंश्राइंड अमंग्स द फॉलोइंग विच इज नॉट इट्स एसेंशियल एलिमेंट. ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन, duly written and signed contract. Third option है the transferee has in part performance of the contract taken possession of the property or any part thereof, or the transferee being already in possession continuous in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract. And fourth option है in case of other unregistered instrument the transfer can bring a suit. और फिफ्थ है द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली अ लीगल राइट इट इज एन इक्विटेबल राइट ऑल्सो. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 54 ऑफ द अफोर्सेड एक्ट सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेल. तो प्राइस हैज बीन पेड, प्रॉमिस हैज बीन मेड टू पे द प्राइस. थर्ड ऑप्शन है प्राइस हैज बीन पेड इन कैश और प्रॉमिस हैज बीन मेड टू पे द प्राइस इन कैश. और फोर्थ ऑप्शन है सम पार्ट ऑफ द प्राइस हैज बीन पेड इन मनी एंड अदर फॉर्म्स ऑल्सो. सो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, प्राइस हैज बीन पेड इन कैश और प्रॉमिस हैज बीन मेड टू पे द प्राइस इन कैश. नेक्स्ट है 96 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिलेटिंग टू अ सेल. पहला है सच ट्रांसफर इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड और इन द केस ऑफ अ रिवीजन और अदर intangible things can be made only by a registered instrument. नेक्स्ट है इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज सच ट्रांसफर मे बी मेड आइदर बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. थर्ड ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर प्लेसेस द बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. फोर्थ ऑप्शन है a contract for sale of immovable property is a contract that a sale of such property shall take place in terms settled between the party. एंड फोर्थ ऑप्शन है इट ऑफ इटसेल्फ क्रिएट्स एनी इंटरेस्ट इन और चार्ज ऑफ सच प्रॉपर्टी. तो फिफ्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा. तो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, 96 के लिए फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. इसके रिस्पेक्ट में आप सेक्शन 54 को रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट मोड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेड. सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन 6 जो है वो करेक्ट होगा. ये सारे ही मोड्स दिए हुए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के. एक बार इनके रिस्पेक्ट में सेक्शंस को भी रिवाइज कर लेते हैं.
तो सेल जो है वो 54 में गिवन है, मॉर्गेज 58 में है, लीज 105 में है और एक्सचेंज आपका 118 में है और गिफ्ट के रिस्पेक्ट में सेक्शन 122 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज और इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज और एनामलस मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड फिफ्थ ऑप्शन है मॉर्गेज बाय लीज डीड्स। तो यहाँ पे 98 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फिफ्थ ऑप्शन मॉर्गेज बाय लीज डीड जो है ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। 58 में अदर जो टाइप्स हैं वो दिए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, amongst the following which statement is incorrect, ठीक है। sell is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid or part promised। second option है sell can only be made by a written and registered deed। third option है lease of an immovable property transfer the right to use and possess that property and fourth option है consideration is an essential element of a mortgage। so the correct option is option 2, sell can only be made by a written or registered deed। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय मॉर्गेज विच मोड इज अडॉप्टेड। ऑप्शन है बाय एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड डीड, बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज और यहाँ पे रिस्पेक्ट में याद रखिएगा सेक्शन 58। नेक्स्ट है रिगार्डिंग मॉर्गेजेस विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन मॉर्गेज ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। सेकेंड ऑप्शन है कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ मॉर्गेज। थर्ड है मॉर्गेज इज एन ट्रांसफर स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी। फोर्थ है इन मॉर्गेज डीड बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर मेंशन्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1, इन मॉर्गेज ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज द मॉर्गेजी टेक्स इन हिज पोजेशन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉर्गेजर एंड द मॉर्गेजी इज एंटाइटल्ड टू गेट रेंट एंड अदर प्रॉफिट्स। ऑप्शंस है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 99 ईयर्स, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, until the payment of mortgage money, until the death of both or one of the parties of the mortgage, and fifth option है until breach of contract by one of the parties। तो 102 का करेक्ट ऑप्शन होगा 3, until payment of mortgage money। इसके रिस्पेक्ट में भी सेक्शन 58 आपको रीड करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी एंड अग्रीज expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and proceed of sale to be applied so far as may be necessary in the payment of the mortgage money। The transaction is called, ये है आपका थर्ड ऑप्शन सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज की डेफिनेशन जो दी हुई है 58 के क्लॉज बी में, तो वहां पे आप रीड करेंगे तो ये सेम दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट 104th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द मॉर्गेजेस टू whom राइट टू फोरक्लोजर इज अवेलेबल। ऑप्शन है एनामोलस मॉर्गेज, मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। ऑप्शन है फिफ्थ बोथ A 1 and 2, सिक्स्थ ऑप्शन है 3 and 4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फिफ्थ। ठीक है, एनामोलस मॉर्गेज और मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल, इन दोनों में ही फोरक्लोजर का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है। और इसके रिस्पेक्ट में आपको जो सेक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है आपको 67, ठीक है 67 और 101। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द मॉर्गेजेस टू whom राइट टू फोरक्लोजर इज नॉट अवेलेबल। ठीक, ऑप्शन है इंग्लिश, सिंपल, यूसुफ्रक्चरी, इक्विटेबल, फिफ्थ है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फिफ्थ ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे फोरक्लोजर के जो राइट है वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी वही सेम 67 एंड 101 आप रीड करेंगे तो ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, where the secured principal amount is less than 100 rupees, the mortgage will be made either by written, signed, attested and registered instrument or by delivery of possession. Which mortgage is an exception to this rule? पहला है यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, फोर्थ ऑप्शन है एनामोलस मॉर्गेज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 2, सिंपल मॉर्गेज।
इसके रिस्पेक्ट में कौन सा सेक्शन पढ़ना है, तो सेक्शन 59 जो है वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है, वेयर द सिक्योर्ड प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 रुपीज और मोर द मॉर्गेज विल बी मेड बाय रिटेन साइंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेस एंड रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट विच मॉर्गेज इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। ऑप्शंस है यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, थर्ड है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड फोर्थ है इंग्लिश मॉर्गेज। तो यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं। इन विच मॉर्गेज द मॉर्गेजी हैज नीदर द राइट टू फोरक्लोजर नॉर राइट टू सेल। ऑप्शंस है इक्विटेबल मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज एंड इंग्लिश मॉर्गेज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 2। ठीक है, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। अब आगे है लीगल मैक्सिम वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज हैज बीन डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट होगा, सेक्शन 60 है उसमें दिया गया है वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज। नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी ऑफ मॉर्गेज द मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज नॉट अडॉप्टेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, सिंपल मॉर्गेज। और इसके रिस्पेक्ट में रीड कर लीजिएगा सेक्शन 59 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बिकमिंग द प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू हु अक्वायर्स द राइट ऑफ रिडम्पशन, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, बोथ, नीदर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, मॉर्गेजर। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आपको सेक्शन कौन सा पढ़ना है, तो सेक्शन दिया है 60। आगे है ऑर्डिनरली इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्ररी हु एट एनी time after the mortgage money has become due to him acquires the right to foreclosure or sell, mortgager, mortgagee। so the correct option is 2। ठीक है, mortgagee। और इसके रिस्पेक्ट में हमें जो सेक्शन पढ़ना है वो है 67। नेक्स्ट, where a mortgagee may apart from bringing a suit against a mortgager for sell or foreclosure may also institute a suit for recovery of mortgage money। पहला है where the mortgager binds himself to repay the mortgage money। Second option, where the mortgage property becomes insufficient। Third option, where the mortgagee is deprived of whole or part of his security। Fourth है where the mortgage property is wholly or partly destroyed। And fifth option है all of these। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका फिफ्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। और इसके रिस्पेक्ट में हमें पढ़ना है सेक्शन 68 को। नेक्स्ट, in the absence of contract to the contrary when a right to foreclosure or sell accrues to the mortgages। First option, when the mortgage money has become due। Second है when a decree has not been passed for redemption of the mortgage property। Third है when the mortgage money has not been deposited। and fourth option है all of these। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इससे रिस्पेक्ट में सेक्शन है 67। नेक्स्ट, विच मॉर्गेज इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर फुलफिलमेंट व्हाट कंडीशंस अ मॉर्गेजर अक्वायर्स अ राइट ऑफ रिडम्पशन। पहला है वेयर द मॉर्गेजी हैज बीन पेड होल ऑफ द मॉर्गेज मनी आउट ऑफ द कोर्ट और इन द कोर्ट। सेकेंड ऑप्शन है वेयर फॉर द मॉर्गेज मनी पेमेंट हैज बीन टेंडर्ड। थर्ड है बाय ब्रिंगिंग अ सूट फॉर रिडम्पशन इन द कोर्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा सेक्शन 60। ठीक है, सेक्शन 60 जो है वो करेक्ट होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हेन राइट ऑफ रिडम्पशन कम्स टू एन एंड। फर्स्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, बाय डिक्री ऑफ कोर्ट, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। और इसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन पढ़ा जाएगा वो होगा सेक्शन 60। आगे है when a simple mortgage is required to be registered। when a simple mortgage is required to be registered, पहला है always required to be registered। second option, where the principal money secured is 100 rupees or upward। third option है where the principal money secured is less than 100 rupees। and fourth option है not compulsorily registerable। so the correct option is always required to be registered। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन पढ़ सकते हैं वो है सेक्शन 59। तो एक बार रीड कर लीजिएगा। 119 क्वेश्चन है,
where without delivering possession of the mortgage property, the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money and agrees that in the event of his failing to pay it, the mortgagee shall have a right to sell the mortgage property, then such transaction is called simple mortgage, usufructuary mortgage, mortgage by conditional sell, and fourth option है English mortgage. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 सिंपल मॉर्गेज। और इसके रिस्पेक्ट में आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 58 का क्लॉज बी जो है, ठीक है, उसमें सिंपल मॉर्गेज के बारे में दिया है सारा। नेक्स्ट है व्हेन द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन अ कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट, or on a condition that on such payment being made the sale shall become void, such transaction is called mortgage by deposit, mortgage by conditional sell, simple mortgage, mortgage by deposit of title deeds, and fourth option है English mortgage। तो यहाँ पे बेसिकली mortgage की टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा mortgage by conditional sell। और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन ध्यान रखिएगा 58 का क्लॉज सी। नेक्स्ट, according to section 61 of the Transfer of Property Act, a mortgager who has executed 2 or mortgages in favor of same mortgagee shall, in the absence of a contract to the contrary, when the principal money of any 2 or more mortgages has become due, तो इसके रिस्पेक्ट में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, बी एंटाइटल टू रिडीम एनी वन ऑफ सच मॉर्गेज सेपरेटली एंड एनी 2 और मोर मॉर्गेज ऑफ सच मॉर्गेजेस टुगेदर, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन आपको जो पढ़ना है वो है सेक्शन 61। नेक्स्ट, when mortgaged property in possession of the mortgagee has during the continuance of the mortgage has received any accession, then in the absence of contract to the contrary upon redemption who shall be entitled to such accession? Options है both the mortgager and mortgagee, mortgager, mortgagee, फोर्थ ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, फिफ्थ है डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो 122 का करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, दैट इज मॉर्गेजर। और इसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन हमें पढ़ना है वो है सेक्शन 63। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A right to obtain from the court a decree that the mortgager shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgage property is called right to redemption, right to foreclosure, right to recover possession, right to purchase। तो सेक्शन 67 एक बार रीड करिएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 2, राइट टू फोरक्लोजर। अगला क्वेश्चन दिया है if after the date of mortgage any accession is made to the mortgage property, the dash in the absence of a contract to the contrary shall for the purpose of the security be entitled to such accession। ऑप्शन है मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1 मॉर्गेजी। और इसके रिस्पेक्ट में पढ़ लीजिएगा सेक्शन 70। नेक्स्ट है under the Transfer of Property Act, in which section rights of mortgagee in possession and liabilities of mortgagee in possession have been enshrined। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, 72 एंड 76। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। In what section of the TPA right of usufructuary mortgager to receive to recover possession has been provided? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज सेक्शन 62, ठीक है। सेक्शन 62 बात करता है राइट ऑफ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेजर टू रिकवर पोजेशन। नेक्स्ट है इन व्हाट सेक्शन ऑफ द टीपीए रूल ऑफ प्रायोरिटी दैट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉर्गेजी हैज बीन डेल्ट विद। तो सेक्शन 127 का क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट ऑप्शन होगा 2, सेक्शन 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the following statement which statement is correct? Right to foreclosure is right to mortgage of mortgages. Suit for foreclosure cannot be instituted after the decree of redemption. थर्ड ऑप्शन है the object of foreclosure is to absolute debar the mortgager of his right to redeem the mortgage property, and फोर्थ ऑप्शन है all of the above। तो यहाँ पे सेक्शन 67 रीड करिएगा, वहां पे ये सारे पॉइंटर्स दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। नेक्स्ट,
विच स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू द रूल ऑफ मार्शलिंग? पहला है रूल ऑफ मार्शलिंग इज एप्लीकेबल व्हेन द एटलीस्ट टू प्रॉपर्टीज हैज बीन मॉर्गेज्ड. रूल ऑफ मार्शलिंग इज एप्लीकेबल व्हेन द क्वेश्चन ऑफ राइट्स ऑफ द मॉर्गेजीज अराइजेस. थर्ड ऑप्शन है इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन द लेटर प्रिवेल्स. फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव. तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आप रीड कर लीजिएगा सेक्शन 81 को. अब आगे आते हैं. Who is entitled to institute a suit for redemption of the mortgage property? पहला है mortgager himself. दूसरा है a person interested in the mortgage property or right to redemption. थर्ड है surety who has paid the mortgage debt or any portion thereof. फोर्थ है creditor of mortgager who has obtained a decree for sale of the mortgage property. एंड फिफ्थ है all of these. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फिफ्थ ऑप्शन all of these और रिस्पेक्टिव सेक्शन है 91. नेक्स्ट है amongst the following who has right to subrogation? पहला है co-mortgager, non-mortgager. और सेकेंड ऑप्शन है creditors of mortgager who have obtained rights from court to sell the mortgaged property. थर्ड ऑप्शन है a person having right to redemption. एंड फोर्थ ऑप्शन है all of the above. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज all of the above. और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन पढ़ना है आपको 92. नेक्स्ट, under the Transfer of Property Act, a charge may be created on the immovable property. Operation of law, act of parties, operation of law और act of parties. फोर्थ है subrogation. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, ऑपरेशन ऑफ लॉ और एक्ट ऑफ पार्टीज. और इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन पढ़ना है 100. नेक्स्ट है इन व्हाट सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चार्ज हैज बीन प्रोवाइडेड. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज सेक्शन 100 में प्रोवाइडेड है, तो ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पे 101 बात करता है नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस. 102 में दिया है सर्विस और टेंडर ऑन और टू एजेंट. और 103 बात करता है नोटिस एटसेट्रा टू बाय पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सारे सेक्शंस भी याद रखिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है. नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ चार्ज. पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी. दूसरा है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी. थर्ड है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ. एंड फोर्थ ऑप्शन है सिक्योरिटी इज इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नेसेसरी. तो 134 का करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, सिक्योरिटी इज इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नेसेसरी. ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है.